डन। हेलो माय डियर सोल्जर्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे, मस्ती से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। द एडुबर्स जो आपके सपनों को साकार करने के लिए आया। अगर आप एनडीए के छात्र हो और सीडीएस के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो भी एकदम सही प्लेटफॉर्म पर आए हो, जहां पर बढ़िया से बढ़िया तरीके से आपको समझाया जाएगा कि कैसे एग्जाम पास करना और किस तरीके से अपने सपने को साकार करना। आज अपन देखेंगे इंग्लिश का प्रीवियस ईयर का पेपर। प्रीवियस ईयर के पेपर हमें हमेशा पढ़ना चाहिए क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगले एग्जाम में पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं और वही एग्जाम में दोबारा से पूछा जाता है तो कॉन्फिडेंस भी हमें बहुत अच्छा मिलता है। चलो देखते हैं। सबसे पहले देखा अपोजिट। अपोजिट जो वर्ड अपन को बताना है, इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन, ही नोडेड एब्सेंटली थ्रू आउट द मीटिंग। यानी वो व्यक्ति जो था वो कहाँ था, मीटिंग में था, और मीटिंग में वो नोडेड यानी सिर हिलाना होता है। नोडेड का मतलब सिर हिलाना। तो वो पूरी की पूरी मीटिंग में सिर्फ सिर हिलाता रहता, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि क्या है, एब्सेंट हो, जिसको अपन कहते हैं माइंड एब्सेंट बॉडी प्रेजेंट। यानी वो उसका माइंड एब्सेंट था लेकिन बॉडी कहती प्रेजेंट थी। क्यों? क्योंकि वो पूरी की पूरी मीटिंग में सिर्फ क्या करता रहता, सिर हिलाता रहता और उसका कोई भी काम नहीं था। तो हमें क्या करना है, यहां जो अंडरलाइन दिया हुआ है एब्सेंटली, इसका क्या बताना है, अपोजिट। तो अपोजिट क्या जाएगा, अलर्टली। ठीक है, तो एब्सेंटली मतलब वहां पर क्या था, वो एब्सेंट था, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अलर्टली, मतलब सचेत होना। इसको अपन क्या कहेंगे, सचेत होना। ठीक है, अलर्ट होना। तो यहां एक चीज और ध्यान रखना बेटा, अगर आपको क्वेश्चंस जो लिखा हुआ है उस क्वेश्चन को पढ़ोगे, अगर क्वेश्चंस का पूरा मीन्स पता ना चल पाए या ना आता हो तो परेशान नहीं होना। इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि जो वर्ड आपसे पूछा होगा वो आपके लिए अंडरलाइन होगा। बस अगर आपको उसका मीन्स पता है तो यहां इन चार ऑप्शन में से आपको अपना आंसर देना। जैसे यहां जो लिखा है एब्सेंटली, तो इसका मतलब क्या जाएगा, अपोजिट बताना है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अलर्टली। अलर्टली मतलब सचेत होना। तो पहले का आंसर क्या हो गया, बी वाला। चले आगे बढ़े, देखें। इसके बाद अगर अपन अगले क्वेश्चन की तरफ जाएं तो अगला क्वेश्चन लिखा अपोजिट बताना है। आई फुली बिलीव दैट द कॉर्नर स्टोन ऑफ गुड पॉलिसी इज एन इलेक्टोरेट दैट इज एजुकेटेड ऑन द नेशनल इशू। क्वेश्चन का मतलब, आई फुली बिलीव, मैं पूर्ण रूप से विश्वास करता हूं, दैट द कॉर्नर स्टोन ऑफ द गुड पॉलिसी, जो अच्छी पॉलिसी होती है, अच्छी नीति होती है, इज एन इलेक्टोरेट दैट इज एजुकेटेड ऑन द नेशनल इशू। मतलब जो एजुकेटेड होते हैं वो अच्छी पॉलिसीज को बनाते हैं, नेशनल के लिए अच्छी पॉलिसीज को बना सकते हैं। तो यहां पूरे क्वेश्चन में अगर अपन देखेंगे तो वर्ड क्या दिया हमारे लिए, एजुकेटेड। एजुकेटेड मतलब पढ़ा लिखा, शिक्षित। अब इसका क्या बताना है अपन को, उल्टा बताना है, यानी अपोजिट बताना है। अपोजिट बताएंगे तो यहां पर क्या है, एजुकेटेड का मतलब शिक्षित। अब इसका उल्टा क्या जाएगा, अशिक्षित। तो अशिक्षित यहां पर कौन सा होगा, इग्नोरेंट। ठीक है, इसको अपन कहते हैं अज्ञानी या अशिक्षित। ये लिखा अपन है अशिक्षित। तो यहां जो एजुकेटेड लिखा है बस हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि एजुकेटेड का मतलब उल्टा क्या जाएगा, इग्नोरेंट। तो आंसर क्या हो गया हमारे पास, इग्नोरेंट। बात बाकी आपको पूरे सेंटेंस का हिंदी मीन्स निकालना आ रहा हो या नहीं निकालना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस आप इस बात पर ध्यान देना कि जो अंडरलाइन वर्ड है वो हमें आना चाहिए और उसके ही बिहाफ पर आपका यहां पर आंसर भी जाएगा। तो दूसरे का आंसर क्या हो गया, इग्नोरेंट। चले अगला देखें। देखें अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन पढ़ते हैं। फिर से लिखा है अपोजिट इन द मीनिंग, द फॉर इंपॉर्टेंट मेडिकल डिसीजंस इवन फाइंडिंग अ डॉक्टर यू ट्रस्ट इज नॉट इनफ। मेडिकल के लिए सिर्फ एक अच्छे डॉक्टर को ढूंढ लेना, अच्छे डॉक्टर को ढूंढ लेना ही काफी नहीं है। तो यहां पर क्या लिखा है, वर्ड क्या है, इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट का मतलब क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण। ये अपने लिखा महत्वपूर्ण। ठीक है, अब बताना क्या है अपन को, इसका अपोजिट। ठीक है, तो इसका अपोजिट होगा ट्रेवियल। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ट्रेवियल। तो यहां पर इंपॉर्टेंट का बताना था और इंपॉर्टेंट का उल्टा क्या जाएगा अपना, ट्रेवियल। चलो अगला देखें। देखें इसके बाद अगर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखें अगला क्वेश्चन। अपोजिट फिर से बताना है, प्लैनेट्स मूव इन देयर ऑर्बिट्स। जो प्लैनेट है वो अपने ऑर्बिट में क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है,
यानी चलते फिरते रहते हैं। अब यहाँ क्या इसका उल्टा बताना है, तो ये जो लिखा है ना मूव, इसका उल्टा क्या जाएगा, किसी चीज को स्थिर कर देना, किसी चीज को क्या कर देना, स्थिर कर देना, जिसको अपन कहेंगे ठहराव। तो यहां पर मूव, मूव मतलब चलते फिरते रहना, चलित अवस्था, चलित अवस्था, इसका उल्टा बताना है, ठीक है ना। तो चलित अवस्था का उल्टा क्या होगा, स्थिर होना। तो स्थिर होने के लिए सबसे बेस्ट वर्ड क्या रहेगा हमारे लिए, स्टॉल। स्टॉल मतलब स्थिर रहना, ठहराव करना, ठीक है। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं अपन, ठीक है। सर देखना जी, आ ही नहीं रहा है क्या। देखिए अगला लिखा हुआ है, टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इज फ्रीक्वेंटली एक्सप्रेस्ड बाय फिजिसिस्ट इन यूनिट ऑफ केल्विन। तो यहां जो लिखा ना एक्सप्रेस, एक्सप्रेस का मतलब दिखाना, इसका मतलब दिखाना। अब यहां दिखाने का उल्टा अपन को क्या करना है, अपोजिट बताना है। तो जहां अपन कहते हैं कि दिखाना, तो दिखाना का उल्टा क्या लेंगे, अपन चीज को छुपाएंगे। तो छुपाने के लिए बेस्ट वर्ड क्या रहेगा, कंसील करना। यानी दिखाना एक्सप्रेस्ड करना, और उसका उल्टा क्या चला जाएगा, कंसील करना। तो यहां एक्सप्रेस्ड के लिए बेस्ट अपोजिट वर्ड क्या रहेगा, कंसील्ड करना, ठीक। चले अगले अगले क्वेश्चन देखें अपन, देखें अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो है आपके PQRS। अब PQRS को पहले से समझना अच्छे तरीके से, PQRS है क्या। देखिए टोटल इंग्लिश का, अगर आप अच्छी खासी इंग्लिश सीखे हुए हो तो टोटल इंग्लिश का कम से कम आपको 60% आना चाहिए। PQRS कभी भी हवा में नहीं लगाए जा सकते, और ना ही उनको करने के लिए अपन ये समझते हैं कि नहीं यार कर लेंगे, टिक लगा देंगे वो आंसर हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। हम PQRS को करेंगे तो हमें कम से कम 60% तो इंग्लिश आना ही चाहिए, ठीक है। अब 60% इंग्लिश किसके काम आएगी, केवल और केवल सेंटेंस को समझने के लिए। बहरहाल उसके बावजूद भी हमें PQRS में कहीं ना कहीं क्या लगाना पड़ती है, शॉर्ट ट्रिक। ज्यादातर जो PQRS है ये हम किससे सॉल्व करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स से। अब ये शॉर्ट ट्रिक्स कैसे कैसे रहेंगी, ठीक है, उन चीजों को समझना। देखें पहले क्वेश्चन पढ़ो, एक बार PQRS भी बता देता हूं मैं, PQRS कैसे काम करेगा। जैसे मैंने कहा कि ये लिखा 4 2 3 और 1। अब मैंने कहा कि इसको अपन को क्या करना है, रीअरेंज करना है। तो रीअरेंज अगर अपन करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे 1, फिर 2 और फिर 3 और फिर 4, ऐसे करेंगे। अब यही चीज अगर अपन इंग्लिश में ले जाएंगे तो मैंने कहा कि यहां पर लिखा है ऑब्जेक्ट, फिर ये लिखा है हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में ये लिख दिया अपन ने सब्जेक्ट, और इसके बाद में ये लिख दिया अपन ने वर्ब। अब कहा कि सेंटेंस को रीअरेंज करना है। सेंटेंस को रीअरेंज करना है तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, सब्जेक्ट, फिर इसके बाद क्या देखोगे, हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, और लास्ट में आप क्या देखोगे, ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस सिंपल है तो ये स्ट्रक्चर जाएगा, निगेटिव है तो और दूसरा, और इंटरोगेटिव है तो फिर हेल्पिंग वर्ब पहले दिखना पड़ेगी। तो ये सारी की सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देखेंगे एग्जाम के हिसाब से, पहला अपन ने पढ़ा P लिखा हुआ टेक्स द लॉन्गेस्ट। तो यहां पर अगर अपन टेक्स की बात करें, टेक्स क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ES। दैट नेवर, दैट की अगर अपन बात करें तो दैट हमारे लिए क्या हो गया, कंजक्शन, ठीक, ये लिखा अपन ने कंजक्शन। दैट नेवर स्टार्टेड, और ये लिखा था जॉब और टू फिनिश, टू और फिनिश क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ओरिजिनल बात समझना, कभी भी कोई भी सेंटेंस जो होगा ना वो वर्ब से स्टार्ट नहीं होगा, और वर्ब से स्टार्ट ही होगा तो पहला ऑप्शन गया। अब पहला ऑप्शन गया तो इसका मतलब क्या है कि जो भी ऑप्शन P से स्टार्ट हो रहा होगा वो यहां पर खत्म हो जाएगा। P से कौन सा है, पहला वाला, ये हट गया, ठीक। कभी कभी आपको 60% इंग्लिश का यूज करना पड़ेगा, जितना भी आपने पूरा सिलेबस पढ़ा होगा उसके हिसाब से, और कभी कभी आपको ऑप्शन के हिसाब से देखते ही हम आंसर भी आ जाएगा, दोनों चीजें चलेंगी। तो जैसे टेक्स लिखा है, टेक्स से स्टार्ट होगा नहीं क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फिर लिखा कंजक्शन, कंजक्शन जो लिखा ना दैट, ये हमेशा बीच के सेंटेंस को जोड़ेगा, तो यहां से भी स्टार्ट नहीं होगा। तो अब यहां पर देखा अपन ने क्यू कौन से में, बी वाले में, तो क्यू भी अपना हट गया। अब बचा क्या, C और D।
एस क्यू आर पी और आर एस क्यू और पी दोनों में देखेंगे। पहले देखा अपन ने यहां पर एस वाला, तो एस वाला क्या है, टू फिनिश, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। देखो वर्ब में अगर अपन बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके बाद ये लिखा अपन ने वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी। हमेशा याद रखना किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग इन तीन हेल्प वर्ब से नहीं होती है। अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी तो सिर्फ और सिर्फ वो किससे हो जाएगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म से। ठीक है, जैसे मैंने लिखा स्विमिंग इज ए गुड, और ये मैंने लिखा एक्सरसाइज। तो यहां अगर अपन स्विमिंग की बात करेंगे तो ये कौन सी फॉर्म में है, फोर्थ फॉर्म में। फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी, इसी को ही अपन क्या कहते हैं, जीरेंड। ठीक है, केवल इससे स्टार्ट होगा, बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, इससे कभी भी स्टार्ट नहीं होगा। तो यहां पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इससे भी स्टार्ट नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन से हट गया। अब बचा कि अपने पास आर, यानी एस हट गया। एस से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, सी वाला, तो एस क्यू आर पी भी अपन ने हटा दिया, यानी अपने ये तीन ऑप्शन हट गए। अब बचा क्या, डी वाला। तो जब एक ही बचा है तो आंसर भी क्या होगा, वही बचा हुआ। तो इसको अपन क्या, आर एस क्यू पे। अब इसको सेगमेंट में बिठालना चाहो तो बिठाल लेना, और नहीं बिठालना चाहो तो कोई बात नहीं, हमारा आंसर मिल चुका है, और टिक लगा के आगे बढ़ जाओ। और अगले 2-3 महीने में बढ़िया मैसेज पाओ कि आप सिलेक्ट हो चुके हो, और उसके बाद में मजे करो। ठीक है, चलो इसके बाद अब और देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। देखें अगला क्वेश्चन फिर से आ गया पीक्यूआरएस में। पीक्यूआरएस में पहले वाला जो क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पहले अपन ने देखा पी वाला, आई क्या हो गया हमारे लिए, सब्जेक्ट। रियलाइज, ठीक है, ये हो गया देन से अगर अपन देखेंगे तो ये हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री के लिए। ये किसके लिए आ जाएगा, कंपैरेटिव, और ये डिग्री। ठीक, यानी कंपैरिजन करेगा। विल भी, और ये विल भी हमारे लिए क्या, हेल्पिंग वर्ब। तो आप देखोगे ये लिखा है पी क्यू और ये लिखा है आर, दोनों से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। दोनों ऑप्शन कहां है, देखो क्यू से ये हट गया, और आर से देखो, आर से है क्या, आर से नहीं है, तो क्यू से ये हट गया। अब अपन को किसी एक से लेना है, तो आई रियलाइज दैट सॉल्विंग द क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम। ठीक है, मैंने रियलाइज किया दैट सॉल्विंग द क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम, के क्लाइमेट चेंज की जो प्रॉब्लम है वो क्या है, देन सॉल्व चेंज प्रॉब्लम विल बी मच हार्डर। वो क्या है, यहां पर ये जो प्रॉब्लम लिखा है इसके बाद क्या आएगा, विल बी, और ये लिखा मच हार्डर, यानी ये जाना कठिन है। अब जाना कठिन किससे है, देन सॉल्विंग द ओजोन डिप्लेशन प्रॉब्लम। तो यहां अपन देखेंगे पी के बाद में कौन सा आ रहा है, क्यू। पी के बाद क्या आ रहा है, आर। आप देखो पी के बाद आर कहां है, पी के बाद ये रहा आर, तो ये हो गया हमारा आंसर, बाकी ये दोनों हट गए। अगर आपको जैसे लिखा है ना पी क्यू आर एस, तो पी क्यू आर एस में कोई भी अगर आपको दो वर्ड मिल जाए, यानी जैसे आपको मिल गया पी के बाद आर मिल गया, या आर के बाद में क्यू मिल जाए, या क्यू के बाद में एस मिल जाए, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहां पर अपन ने पी देखा, आई रियलाइज दैट सॉल्विंग द क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम। अब इसके आगे देन ठीक नहीं बैठ रहा था, यहां लिया अपन ने हेल्पिंग वर्ब से, तो इसमें इसके बाद क्या आ गया, पी के बाद क्या आ गया, आर। आप देखो पी के बाद आर बैठ रहा है, और अगर पी के बाद आर बैठ रहा है तो पक्का है क्यू और एस तो 100% बैठेगा ही बैठेगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला। क्लियर हुआ, ठीक है, ये दोनों हट गए। आगे बढ़े हैं, देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर से आ गया अपना पी क्यू आर एस। अब लिखा अल्दो द टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर ऑफ द when directly comparing the satellite measurement of temperature atmosphere should generally track the surface temperature, we must be careful। इसको अपन को सॉल्व करना है। फिर से देखेंगे अपन, देखो ये लिखा अल्दो। अल्दो की अगर अपन बात करें तो अल्दो हमारे लिए किसका काम करेगा, कंजक्शन। ठीक है, ये कंजक्शन से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, तो आप देखो पी से स्टार्ट होना नहीं है। ठीक, तो ये पी से ये नहीं होगा, ये पी से ये नहीं होगा, और ये पी से ये इससे भी नहीं होगा। 3 हट गए, तो हमारे पास केवल क्या बचा, सी वाला। तो एस क्यू आर पी। कभी कभी आंसर इतना स्मूथली दे देगा कि देख देख हम आंसर आ जाएगा, और कभी कभी आपने कितनी भी इंग्लिश पढ़ी हो वो भी आपके दिमाग से आउट कर देगा।
कभी कभी परेशान कर लेगा, कभी कभी ऐसे इंग्लिश का आंसर फेंक देता है कि जैसे ऐसे लगता है कि एनडीए पास करने नहीं आए हैं, क्रिकेट खेलने के लिए आए हैं, ठीक है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे हम बैटिंग कर रहे हैं और सामने मलिंगा है, तो वो तो आउट कर देगा, अपन को फंसा लेगा कहीं ना कहीं। तो ये सारी चीजें भी देखी जाती है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 9, द एलिमेंट heats up, eventually reaching high temperatures, glowing like a dark orange that radiates, और इसके बाद लिखा हुआ है द विजिबल रेंज। PQSR, QPSR और SQRP और PRSQ, चारों में से कोई भी एक। अब देखो फिर से सेगमेंट उठा लो। द एलिमेंट हीट्स अप, इवेंचुअली ये लिखा ग्लोइंग और द विजिबल रेंज, तो ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म, द एलिमेंट हीट्स अप eventually reaching high temperature, glowing like a dark orange that radiates the visible rays। जैसा सेंटेंस लिखा है वैसा का वैसा, यानी इसका आंसर किस में जाएगा, PQRS। आप देखो PQSR, PQS और R, तो ये यहां से ये तीनों हट गए, आंसर केवल क्या रह जाएगा अपने पास में, ए वाला, PQS और यहां पर R। चलो अगला देखें, ठीक है। देखो अगला लिखा, सी गॉट द डाइवोर्स विद इन नो टाइम। बताना क्या है, नियरेस्ट। नियरेस्ट का मतलब आपको बताना है सिनोनियम्स। क्या बताना है, सिनोनियम्स। सिनोनियम्स यानी आपको इस वर्ड का क्या बताना है, सिमिलर बताना है, ठीक। अब लिखा क्या है, डाइवोर्स। डाइवोर्स का मतलब यहां पर होगा एनलमेंट, मतलब होता है विवाह निरस्तीकरण, विवाह निरस्तीकरण, ठीक है, यानी अलग होना, सेपरेट होना, तो इसका वर्ड क्या जाएगा, एनलमेंट, विवाह निरस्तीकरण। चलो अगला देखें, देखो ही वॉज नोन फॉर हिज जेंटल डिस्पोजिशन। अब यहां पर लिखा ना जेंटल, जेंटल का क्या बताना है, नियरेस्ट इन द मीनिंग बताना है, तो जेंटल का होता है एमिएबल, मिलनसार, इसको अपन कहते हैं मिलनसार। एक ऐसा व्यक्ति जो कि इजिली क्या है, आता हो, बैठता हो, बातें करता हो, सबसे घुल मिल के रहता हो, तो उसको अपन कहते हैं एमिएबल। और इसमें भी एक ध्यान रखना, इसमें कि एक वन वर्ड भी बनेगा, एमए का मतलब होता है AME, इसका मतलब होता है दोस्त, तो यहीं से दोस्त होता है तभी वो मिलनसार होता है, और दोस्त नहीं होगा तो वो हमसे मिलनसार नहीं होगा। तो जेंटल का क्या हो जाएगा, सभ्य, अच्छा, पढ़ा लिखा, तो उसका नियरेस्ट क्या जाएगा, एमिएबल, यानी मिलनसार दोस्त। एमए का मतलब ध्यान रखना दोस्त होता है, ये वन वर्ड में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। चले अगला, इसके बाद देखते हैं अगला वर्ड, द हार्डर वी किक द बेटर द बॉल, ठीक। बाउंसेस बैक, अब इसमें बताना है कि बाउंसेस बैक का मतलब क्या होता है। द हार्डर वी किक, जितनी तादाद से हम किसी गेंद को नीचे फेंकते हैं उतनी ही तादाद में वो क्या उछाल मारती है, वापस आती है। बाउंसेस बैक का मतलब वापस आना, वापस होना, या अपन इसको कहेंगे वापस आना। तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा, रिकॉइल्स। रिकॉइल्स का मतलब होता है वापस, ठीक है। जब अपन किसी गेंद को, बॉल को अगर पूरी तादाद से नीचे फेंकेंगे तो बॉल क्या होगा, नीचे तो जाएगी जाएगी, उतनी तादाद में भी क्या होगी, वापस भी आएगी। तो बाउंसेस बैक के लिए सही नियरेस्ट मीनिंग क्या रहेगा, रिकॉल्स करना, यानी वापस बुला लेना, ठीक है। अगला देखो, इसके बाद में अगला लिखा हुआ है, आई प्लान एंड एक्सिक्यूट। तो एग्जीक्यूट जो लिखा हुआ है ना, इसका अपन को बताना नियरेस्ट मीनिंग, तो इसका होता है एकम्प्लिश। एकम्प्लिश का मतलब होता है किया हुआ वादा पूरा करना, या अपन ने कहा वादा पूरा करना। एकम्प्लिश का मतलब दिया हुआ वादा पूरा करना, ठीक। अगला देखो, अब आ जाएगा आपका एक और वर्ड है, अभी नियरेस्ट पे एक और वर्ड है, ही लिसन टू मी विथ इक्वानिमिटी,
ठीक है, इसका अपन को क्या बताना है, नियरेस्ट, तो इसका होता है पेशेंटली। पेशेंटली का मतलब धैर्य पूर्वक, धैर्य पूर्वक। उसने मेरी बात को बहुत धैर्य पूर्वक काम कूल होकर सुना हुआ, अच्छे तरीके से उसने मेरी बात को सुना, तो इसका आंसर क्या होगा, पेशेंटली। अगला देखें, देखो अब आ जाएगा यहां से प्रीपोजिशन। कुछ क्वेश्चंस जो है वो अपने किसके रहेंगे, प्रीपोजिशन के। Simulations of the 20th century by climate models that exclude the observation increase. Increase, ध्यान देना, increase के आगे क्या है, fill up है, ठीक। ग्रीन हाउस गैसेस फेल टू सिमुलेट द इंक्रीज इन टेम्परेचर। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो मैंने यहां पर आपको क्या बताया, इंक्रीज पर अंडरलाइन करने के लिए कहा, ये लिखा है इंक्रीज, और इंक्रीज के आगे क्या है, ब्लैंक, जो ब्लैंक यहां पर पहुंच गया है, ठीक है। अब ये जो ब्लैंक पहुंच गया यहां पर, इसके आगे लिखा हुआ इंक्रीज, तो आप देखोगे यहां पर इंक्रीज लिखा है और इंक्रीज के बाद में यहां पर क्या लिखा है, इन। तो इससे हमें क्या पता चला कि अगर आपको कभी भी वर्ड मिल जाए इंक्रीज, तो इंक्रीज के साथ में अपन किसका प्रयोग करेंगे, इनका, और यही इसका आंसर। क्लियर हुआ, इंक्रीज के साथ में अपन किसका प्रयोग करेंगे, इनका, तो यहां पर आ जाएगा इन, और ये हमारा आंसर। क्योंकि आगे भी क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज इन, और नहीं लिखा होता तो भी याद करना, इंक्रीज के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, इनका। और एक और वर्ड बता रहा हूं जो कि डिफेंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा, ज्यादातर स्टूडेंट्स इसमें गच्चा खा जाते हैं। अगर ये लिखा है डील्स, कभी भी मिल जाए आपको डील्स, तो हमेशा याद रखना डील्स के साथ में अपन किसका प्रयोग करते हैं, इनका, 100%। ये याद कर लेना, डील्स के साथ अपन किसका प्रयोग करेंगे, इनका, ये याद कर लेना, डिफेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर डील्स मिलता है तो आप किसका प्रयोग करोगे, इनका। चलो इसके बाद में देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला लिखा, इन एक्सट्रीमली पुअर सोसाइटीज चिल्ड्रन कैन बी पुट टू वर्क एट आ यंग एज। यानी वो जब यंग हो जाते हैं तब क्या, जो पुअर सोसाइटी के चिल्ड्रन होते हैं वो क्या काम करने लगते हैं, तो यहां पर वर्क के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, एट अ यंग एज, ठीक। चलो अगला वर्ड, इसके बाद में लिखा है पीपल हु आर अवर्स। अवर्स के साथ में हमेशा ध्यान रखना टू का प्रयोग करेंगे, किसके साथ में, अवर्स के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, डू का। जैसे मैंने अभी बताया डील्स, और ये मैंने लिखा इंक्रीज, तो इन दोनों के साथ में अपन ने किसका प्रयोग किया, इनका। जैसे इसके साथ में इनका प्रयोग किया, ऐसे ही आप ध्यान रखना अवर्स के साथ में किसका प्रयोग करेंगे अपन, टू का। ये रट लेना, ठीक है। वैसे मैं कहता नहीं हूँ रटने के लिए, लेकिन आप इस क्वेश्चन को कर लेना, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आएगा तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको ध्यान रखना है कि डील्स के साथ में इन आएगा, इंक्रीज के साथ में इन आएगा, और अवर्स के साथ में टू आएगा। तो इससे क्या होगा, अपना समय बचेगा। जैसे अपन ने देखा अवर्स लिखा है, टू लगा के और आगे निकल जाना है, तो बस इसके लिए ये चीज जो है वो ठीक रहती है। इसके बाद देखो अगला, आई हैव नोन हर अ लॉन्ग टाइम, आई हैव नोन हर फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैंने उसे लंबे समय से नहीं देखा है, तो समय बताने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का। अनिश्चित समय तो किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का, ठीक। चले अगला, आई एक्सेप्टेड द ऑफर ब्लैंक सर्टेन कंडीशन, I accepted the offer certain condition on certain condition, तो यहां पर अपन किसका प्रयोग करेंगे, on का। देखो अगला, अब आ जाएगा स्पॉटिंग एरर। स्पॉटिंग एरर को पहले समझना, जो नए बच्चे हैं पहले स्पॉटिंग एरर को समझना कि स्पॉटिंग एरर अपन करते कैसे। जैसे आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, ये लिखा नंबर 1 स्लैश, फिर इसके बाद में नंबर 2 स्लैश, और फिर इसके बाद में ये नंबर 3 स्लैश, और ये रहता है 4। एक्चुअल एक सेंटेंस जब लिखा होता है तो ये आगे की तरफ जाएगा, लेकिन जब इसके जो नंबर्स होते हैं वो उल्टे चलते हैं, नंबर्स हमेशा इधर की तरफ चलेंगे और क्वेश्चन इस तरफ रहेगा। जैसे आपने पढ़ा और क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको लगता है कि पहले वाले पार्ट में गलती है, तो आपका आंसर क्या जाएगा, पहला वाला। आपको लगता है कि नहीं यार पहले वाले में नहीं है, क्वेश्चन पढ़ा पहले वाले में नहीं है, दूसरे वाले में, तो आपका आंसर क्या जाएगा, दूसरा वाला, यानी पहला वाला आपका आंसर नहीं होगा।
आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको लगा नहीं यार दूसरे वाले में नहीं है तीसरे वाले में, तो आंसर क्या जाएगा तीसरा वाला। अब आपने क्वेश्चन पढ़ा कि पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, तो तीसरा भी नहीं होगा, तो आंसर क्या जाएगा फोर्थ वाला। और फोर्थ वाला हमारा क्या रहता है, नो एरर। नो एरर का मतलब कोई गलती नहीं है, दिए गए सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। एक सेंटेंस में आपका आंसर तब भी जाएगा जब उसमें मिस्टेक हो, और तब भी जाएगा जब उसमें मिस्टेक नहीं हो। मान लीजिए कि ये जो पूरा सेंटेंस लिखा है इसमें किसी भी पार्ट में अगर मिस्टेक है तो वो आंसर बताइए, और अगर उस पार्ट में मिस्टेक नहीं है तो आपका आंसर तब भी जाएगा, और टिक क्या लगाओगे, नो एरर। इसका मतलब दिए गए पूरे सेंटेंस में कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। और नंबर का खासकर ध्यान रखना, नंबर उल्टे चलते हैं, सेंटेंस इस तरफ को चलेगा और नंबर उल्टा चलेगा, यानी यहां से अपन ऐसे पढ़ेंगे तब ये एक कहलाएगा, फिर ये पढ़ा ये दूसरा कहलाएगा, ये तीसरा और ये चौथा यानी लास्ट वाला। अब एबीसी में भी दे सकता है, जैसे इसमें देखा दिस बिल्डिंग नंबर 1 स्लैश। अब यहां से अपन आगे को जाएंगे ना, तो ये वाला भाग कहां लिखा ए में, तो ये ए कहलाएगा। कंप्राइजेस ऑफ 6 हाउसेस, ये कहलाएगा बी। 3 पार्किंग लॉट्स एंड 1 बेसमेंट, तो ये कहलाएगा अपने लिए सी। और इसके आगे नो एरर, ये क्या कहलाएगा डी। अब जिस पार्ट में मिस्टेक हो वो आपको बताना है। तो यहां पर लिखा अपने दिस बिल्डिंग नंबर 1 स्लैश कंप्राइजेस ऑफ, तो ये लिखा ना कंप्राइजेस, इसके साथ में कभी भी ऑफ का प्रयोग नहीं करते। अगर आपको कभी भी वर्ड मिल जाए कंप्राइजेस, तो याद रखना के बाद ऑफ का यूज नहीं करते हैं, इसके बाद में कभी भी ऑफ का यूज नहीं करते हैं। और यहां पर लिखा हुआ है ऑफ, अच्छा ये कौन से में, बी वाले में, तो इसका मतलब आंसर क्या कहलाएगा बी। क्या लिखेंगे, आंसर इज बी। ठीक, ये लिखा आंसर इज बी। क्लियर, चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखें तो अगला स्पॉटिंग एरर बताना है। अगला लिखा आई लुक फॉरवर्ड नंबर 1 स्लैश टू मीट नंबर बी स्लैश और यू और नंबर सी नो एरर डी। देखो आपको कभी भी वर्ड मिल जाए लुक फॉरवर्ड और टू, तो हमेशा याद रखना इसके बाद में जो मेन वर्ब आती है वो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आ जाएगी, फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी। जैसे मैंने यहां पे लिखा आई एम या आई लुक फॉरवर्ड टू, इसके बाद में ये लिखा प्ले और ये प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो अब बताओ कौन सा आएगा, लुक फॉरवर्ड टू के बाद में कौन सी फॉर्म आएगी, फोर्थ फॉर्म। अगर मैंने यहां पर लिखा वॉच और इसके बाद में ये लिखा मैंने वॉचिंग, तो बताइए क्या आएगा, वॉचिंग। अगर मैंने यहां पर लिखा रन और ये मैंने लिखा रनिंग, तो किसका प्रयोग करोगे, रनिंग का। यानी हर हाल में अपन को कौन सी फॉर्म चाहिए, फोर्थ फॉर्म। तो अब देखो यहां लिखा है लुक फॉरवर्ड और ये लिखा है टू, और टू के बाद जो मीट लिखा है ये क्या है हमारे लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमें क्या चाहिए, फोर्थ फॉर्म, तो मीट को हटाएंगे, यहां पर क्या लिखेंगे, मीटिंग। ये हो गया हमारे लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। और ये कौन से पार्ट में है, बी में, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, बी। आंसर इज, ये लिखा आंसर इज बी। ठीक है, और इसको नोट डाउन कर लेना, ये आपके कम आएगा। लुक फॉरवर्ड कभी भी मिलता है तो आपको हमेशा उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करना है। सीधा देखो लुक फॉरवर्ड टू लिखा और टू के बाद यहां वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। अब वर्ब वो कोई भी दे सकता है, आपको ध्यान रखना है लुक फॉरवर्ड टू। अगर लुक फॉरवर्ड टू के बाद में मेन वर्ब पूछ रहा है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। ठीक, चलो इसके बाद देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। देखिए आई कैन नॉट नंबर 1 स्लैश कॉप अप नंबर 2 स्लैश या नंबर बी स्लैश विद दिस प्रेशर, तो यहां पर कॉप के साथ में अप नहीं होता, कॉप विद होता है। ठीक, कौन से में, बी में, तो आंसर क्या कहलाएगा, बी। कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं देखते ही आंसर आना चाहिए, कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल क्या है, राक्षस जैसे लगते हैं। जैसे सबसे ज्यादा जो राक्षस तुम्हें लगेगा वो लगेगा तुम्हें PQRS। अब PQRS का क्या है, PQRS का सीधी सीधी सी बात समझना कि एक तो थोड़ी बहुत ठीक ठाक इंग्लिश आना चाहिए, और इंग्लिश आने के साथ साथ में इंग्लिश की जो सेंटेंस सेगमेंट होता है उसकी पकड़ आना चाहिए।
अगर आपको 60% इंग्लिश नहीं भी आती है तब भी काम चल सकता है, अगर आपको सेंटेंस की पकड़ आ गई है तो, क्योंकि कई क्वेश्चंस आपके ऑप्शन पे हो जाएंगे, कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो ऑप्शन पे हो जाएंगे, कई ऐसे होंगे जिसमें ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ेगी, और कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे कि इसमें आप पूरी 100% भी अगर एफर्ट लगा दो ना तो भी मुश्किल पड़ जाती है। तो कहीं ना कहीं क्या कोई टॉपिक थोड़ा मजबूत होता है, कोई टॉपिक थोड़ा सा सरल होता है, बस दोनों चीजें लेकर चलते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा, आई केम नंबर 1 टू दिस प्लेस नंबर वी बाय वॉक, ठीक है, आई केम टू दिस प्लेस, मैं इस प्लेस पर गया, बाय वॉक नहीं होता, ठीक है, ऑन फुट होगा या फिर ऑन फीट होगा, इसका मतलब पैदल, मैं उस जगह पर पैदल गया। तो पैदल जाने के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, ऑन फुट का या फिर ऑन फीट का, कौन से में, सी में, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, देखें, व्हाट इज नंबर 1 द टाइम इन योर वॉच। देखो, घड़ी के अनुसार समय बताने के लिए हमेशा बाय का यूज होता है। याद कर ले, घड़ी के अनुसार समय बताने के लिए हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, बाय का। व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, इन योर वॉच नहीं, क्या आ जाएगा, बाय योर वॉच, और कौन से में, सी में, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्लियर हुआ। तो जितने भी अपन ने क्वेश्चंस पढ़े हैं वो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, आप भी अच्छे से पढ़िए, और वीडियो बढ़िया इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको क्वेश्चन समझ में आया, कहीं पर भी डाउट रहा हो तो कमेंट करिएगा, और वीडियो को एनडीए जो एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो एनडीए के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, उनके साथ में शेयर भी करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि आपके साथ में वो भी कहीं ना कहीं सेटल हो जाए और उनका भी ब्याह अच्छी जगह पर हो जाए, बढ़िया सुंदर सी बबीता जैसी लड़की मिल जाए और वो भी आगे बढ़े। ठीक है, चलिए बढ़िया, जय हिंद, नमस्कार।